हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। हम में से कौन नहीं चाहता कि हमारी गवर्नमेंट जॉब लग जाए। और अगर हम लाइफ साइंस या एग्रीकल्चर या इलेक्ट्रिकल या किसी भी सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स होते हैं, उनकी इच्छा होती है कि उनकी गवर्नमेंट जॉब लग जाए। और अगर ये गवर्नमेंट जॉब CSIR के किसी इंस्टीट्यूट में आई हो तो कहने ही क्या। तो आज का जो वीडियो है वो स्पेसिफिकली डेडिकेटेड है CSIR NBRI में आई हुई अप्रॉक्सीमेटली 30 पोजीशंस जो परमानेंट पोजीशंस हैं उनके बारे में। तो इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी पोजीशंस आई हुई हैं। जैसे मैंने कहा कि 30 पोजीशंस आई हुई हैं, अलग अलग पोस्ट्स हैं और उनमें क्या सैलरी मिलेगी, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, किस तरीके से अप्लाई करना है, ये सारी ज़रूरी बातें आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पे दिया जाने वाला कंटेंट आपको पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारा मोटिवेशन है और हम इसी तरीके से और अपनी आवाज़ ऐसे स्टूडेंट्स तक पहुंचाना चाहते हैं जहां तक इन्फॉर्मेशन जनरली नहीं पहुंच पाती। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप यहाँ पे देखें, ये जो वेबसाइट है इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में पोस्ट कर दूँगा। आप डायरेक्टली क्लिक करके यहाँ पर आ जाएंगे और उसके बाद ये आप देख सकते हैं कि ये CSIR NBRI का होम पेज तो नहीं कहूँगा, मैं रिक्रूटमेंट सेक्शन में हूँ यहाँ पे, तो आसानी से आप रिक्रूटमेंट सेक्शन में आ सकते हैं, मैं लिंक दे दूँगा। और उसके बाद यहाँ पे मल्टीपल पोजीशंस की अलग अलग पोजीशंस के लिए दिया हुआ है, कॉलम्स हैं। लेकिन यहाँ पे क्योंकि मैंने आपको बताया परमानेंट पोजीशन है तो इसीलिए आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे रिक्रूटमेंट फॉर परमानेंट पोजीशन तो आप एक नए पेज पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो आप एक नए पेज पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे और उसके बाद आप वहाँ से फॉर्म वगैरह का प्रोसेस जो है वो कर सकते हैं। तो अभी ये नया पेज ओपन हो रहा है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आप देखिए जो पहला ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है, एडवर्टीजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ टेक्निकल असिस्टेंट टेक्नीशियन 1 जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट फाइनेंस एंड अकाउंट्स स्टोर्स एंड परचेज। और यहाँ पे इसका जो पूरा ब्रोचर है वो आया हुआ है, PDF पूरा डिटेल जिसको हम बोलते हैं इन्फॉर्मेशन ब्रोचर, वो दिया हुआ है। और नीचे यहाँ पे किस ऑनलाइन फिलिंग जो फॉर्म की है, एप्लीकेशन फॉर्म का ऑनलाइन पोर्टल है, इसके ऊपर क्लिक करके आप ऑनलाइन यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बहरहाल पहले तो हमें ये देखना है कि इसका जो इन्फॉर्मेशन ब्रोचर है वो क्या है, क्योंकि इसी से एलिजिबिलिटी वगैरह पता चलेगी। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे आप एक PDF डाउनलोड कर पाएंगे। मैंने ऑलरेडी आपके लिए डाउनलोड कर रखा है तो जल्दी से देख लेते हैं। तो ये जो पेज है आप देख सकते हैं, ये NBRI का जो PDF है जहाँ पोजीशंस का सारा डिटेल दिया हुआ है वो है। आप यहाँ पे सबसे पहले एडवर्टीज़मेंट नंबर मिला लीजिए। एडवर्टीज़मेंट नंबर 01/2025 है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 01/2025 है। ठीक है, तो नेक्स्ट अब आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे जो पोर्टल है वो ओपन कब से हुआ है, 3 मई 2025 सुबह 10 बजे से ये पोर्टल ओपन हो चुका है। और ये इसका जो एंड है वो 2/6/2025 को ये एंड हो रहा है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा समय है अभी आपके पास, 6 बजे शाम तक ये रहेगा। तो अब आगे डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पे क्या क्या डिटेल है, आप किस तरीके से यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑनलाइन ही अप्लाई करना है और किसी भी तरीके से आपको हार्ड कॉपी वगैरह भेजनी नहीं है, तो ये एक अच्छी बात है। आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है कौन कौन सी पोजीशंस के लिए एप्लीकेशंस इनवाइटेड है। टेक्निकल असिस्टेंट टेक्नीशियन 1 जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट फाइनेंस एंड अकाउंट्स स्टोर्स परचेज। अब यहाँ पे देखिए एक एक पोजीशन की डिटेल दी हुई है कि कितनी पोजीशन है, उसमें रिजर्वेशन क्राइटेरिया क्या है और वहाँ पे मैट्रिक्स क्या लागू होगा। जैसे टेक्निकल असिस्टेंट उसकी बात करें तो टोटल पोस्ट जो है वो 9 है और यहाँ पे दिया हुआ है उसका पूरा रिजर्वेशन का क्राइटेरिया है, कितनी पोस्ट रिजर्व्ड हैं, कितनी OBC की, कितनी SC ST की, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। पे लेवल जो फॉलो होगा वो 35,400 से 1,12,400 वाला, यानी कि पे लेवल मैट्रिक्स 6 फॉलो होगा। इसके बाद आ जाते हैं टेक्नीशियन की। टोटल 18 पोस्ट हैं, सबसे ज़्यादा पोजीशंस इसी वाले फील्ड में आई हुई हैं और यहाँ पर भी दिया हुआ है पूरा रिजर्वेशन का क्राइटेरिया। और यहाँ पे जो पे लेवल फॉलो हो रहा है वो सेकंड फॉलो हो रहा है, 19,900 से 63,200। और जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की जो पोजीशन है यहाँ पे सिर्फ एक पोजीशन है और OBC की है सिर्फ वो, और यहाँ पर भी सेम पे बैंड फॉलो हो रहा है। इसके अलावा जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट और स्टोर एंड परचेज़, यहाँ पर भी सेम पे बैंड फॉलो हो रहा है। टोटल पोस्ट 2 हैं और एक अनरिजर्व्ड कैटेगरी की और एक SC कैटेगरी की पोजीशन है।
नीचे स्क्रॉल करते हुए आइए तो यहाँ पे टेक्निकल असिस्टेंट की जो अलग अलग पोजीशंस आई हुई हैं उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन्ड है। अब जैसे कि यहाँ पे अगर हम देखें तो जो टेक्निकल असिस्टेंट की जो पहली पोजीशन आई हुई है वो फार्माकोग्नोसी की एरिया में आई हुई है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं डिटेल्स दिए हुए हैं। ये एक पोजीशन जो है वो अनरिजर्व्ड कैटेगरी की है, एज लिमिट 28 है और 75,212 रुपीज़ पर मंथ कंसोलिडेट, मतलब टोटल इमोल्यूमेंट्स अप्रॉक्सीमेटली बैठेंगे और पे लेवल 6 यहाँ पे फॉलो हो रहा होगा। ये जो पोजीशन है फार्माकोग्नोसी वाली वो बीएससी विद केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स के लिए आई हुई है। टोटल यहाँ पे जो मार्क्स हैं 60% मार्क्स होने चाहिए और 1 साल का फुल टाइम प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आपका होना चाहिए। तो ये दिया हुआ है इसका एसेंशियल क्वालिफिकेशन, ठीक है ना। और यहाँ पे दिया हुआ है डिज़ायरेबल, तो अगर डिज़ायरेबल नहीं भी है तब पर भी चलेगा। आप एसेंशियल क्वालिफिकेशन अगर रखते हैं तो आप ज़रूर अप्लाई करें यहाँ पे। जॉब रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे मेंशन्ड है। इसी तरीके से एनवायरमेंटल साइंस की जो पोजीशन आई हुई है टेक्निकल असिस्टेंट की, ये अनरिजर्व्ड कैटेगरी में फॉल करती है। सेम क्राइटेरिया यहाँ पे है, सेम पैसे भी यहाँ पे मिलेंगे, बस जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो बीएससी विद एनवायरमेंटल साइंस हो जा रहा है। 1 ईयर फुल टाइम प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पर भी मांग रखे हैं। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन मेंशन्ड है और जॉब रिक्वायरमेंट मेंशन्ड है। अब ये मॉलिकुलर बायोलॉजी यानी कि लाइफ साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। तो ये जो पोजीशन आई हुई है ये ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए आई हुई है और एक पोजीशन है और सेम पे बैंड। इसके अलावा जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो बीएससी इन मॉलिकुलर बायोलॉजी या फिर बायोटेक्नोलॉजी में आप अप्लाई कर सकते हैं। 1 साल का फुल टाइम प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए। अब मैं ये पूरी तरीके से श्योरिटी के साथ नहीं कह सकता कि 1 साल का जो फुल टाइम प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन मांग रहे हैं उसमें क्या चीज़ मांग रहे हैं, इस बारे में कोई भी डिटेल यहाँ पे नहीं दी हुई है। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो इससे रिलेटेड तो आप डायरेक्टली जो संस्थान के जो ऑफिसर्स हैं उनसे बात करें, वो बेहतर इसमें आपको गाइड कर पाएंगे कि एक्चुअली ये फुल टाइम प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में किन चीज़ों को मान्यता देंगे। नीचे आते हैं, सेम डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन भी यहाँ पे मेंशन्ड है और जॉब रिक्वायरमेंट दी हुई है। आप इसमें चेकआउट कर सकते हैं कि आप फॉल करते हैं कि नहीं। नेक्स्ट आ जाइए, प्लांट ब्रीडिंग की पोजीशन है। एक पोस्ट आई हुई है, एससी कैटेगरी की है, सेम पे बैंड और यहाँ पे डिटेल एसेंशियल क्वालिफिकेशन की दी हुई है, डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन, जॉब रिक्वायरमेंट। फिर एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर में 4 पोस्ट आई हुई हैं। टेक्निकल असिस्टेंट में सबसे ज़्यादा पोस्ट इसी फील्ड की आई हुई है। तो यहाँ पे अनरिजर्व्ड की एक है, ओबीसी की एक है, एससी की एक है और इसके अलावा पीडब्ल्यूडी की भी एक पोजीशन आई हुई है। सेम दी हुई है। यहाँ पे बस एक चीज़ देखनी है कि आपको, अगर आप किसी एक पर्टिकुलर रिजर्व कैटेगरी को फॉल करते हैं तो वहाँ पे एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है। जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ 28 साल ही है। बाकी जो ओबीसी या एससी कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एज रिलैक्सेशन भी अवेलेबल है। पे बैंड सेम फॉलो होगा, बस यहाँ पे बीएससी एजी या बीएससी हॉर्टिकल्चर आपके पास होना चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सेम डिज़ायरेबल और जॉब रिक्वायरमेंट यहाँ दी हुई है। फिर आप आ जाइए इंजीनियरिंग, यानी कि टेक्निकल असिस्टेंट में इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल की भी पोजीशन है। अनरिजर्व कैटेगरी की एक पोस्ट है, 28 साल अपर एज लिमिट, सेम पे बैंड फॉलो हो रहा है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन, डिज़ायरेबल और जॉब रिक्वायरमेंट। अब आ जाइए, जो इसका टेक्निकल असिस्टेंट की जो पोजीशन है उसमें सिलेक्शन किस तरीके से होगा ये देख लीजिए। मोड ऑफ सिलेक्शन जो है, सबसे पहले तो स्क्रूटनी होगी। सिलेक्शन कमेटी के द्वारा जो आपके फॉर्म सबमिट होंगे उसके हिसाब से आपको स्क्रूटनी किया जाएगा, यही चीज़ लिखी हुई है। फॉर द सिलेक्शन टू द पोस्ट ऑफ टेक्निकल असिस्टेंट द कैंडिडेट्स एज रिकमेंडेड बाय स्क्रीनिंग कमिटी विल बी इन्वाइटेड फॉर ट्रेड टेस्ट। दोज हु क्वालिफाई इन ट्रेड टेस्ट विल बी इन्वाइटेड फॉर अ कम्पिटिटिव रिटन एग्जामिनेशन। तो पहले ट्रेड टेस्ट होगा, उसके बाद आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा। द फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट इन द कम्पिटिटिव रिटन एग्जामिनेशन। तो जिस तरीके का या जितने नंबर आपके रिटन एग्जाम में आएंगे उसके हिसाब से ही यहाँ पे सिलेक्शन होगा। तो ट्रेड टेस्ट में इनवाइट किया जाएगा और ट्रेड टेस्ट में जो लोग क्वालिफाई होंगे उनको रिटन एग्ज़ाम में बुलाया जाएगा और रिटन एग्ज़ाम के हिसाब से ही मेरिट होगी। अब रिटन एग्ज़ाम में कुल मिलाकर के 3 पेपर होने वाले हैं और ये टोटल OMR बेस्ड एग्जामिनेशन होगा और डिप्लोमा और ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। टोटल 200 क्वेश्चन होंगे, 3 घंटे का समय मिलेगा। 3 पेपर जैसे मैंने बताया, मेंटल एबिलिटी का पहला पेपर होगा, 50 क्वेश्चन उसमें दिए जाएंगे और हर क्वेश्चन का 2 मार्क्स आपको दिया जाएगा करेक्ट अगर आप करते हैं तो। कोई नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं है। मेंटल एबिलिटी का जो सिलेबस है वो ये सारा है, ये देखना होगा आपको। पेपर नंबर 2 जो है वहाँ पे 2 चीज़ें पूछी जाएंगी, एक होगा जनरल अवेयरनेस और दूसरा होगा इंग्लिश लैंग्वेज। दोनों में 25-25 क्वेश्चन और हर एक क्वेश्चन को 3-3 मार्क्स दिए जाएंगे, तो 75 मार्क्स यहाँ पे हैं।
नेगेटिव मार्किंग हर गलत आंसर के लिए एक नेगेटिव मार्क यहाँ पे दिया जाएगा। और पेपर नंबर 3 पे आते हैं तो कंसर्न सब्जेक्ट, यानी कि अगर मैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी से हूँ तो वहाँ पे उस तरीके का सब्जेक्ट पूछा जाएगा। कुल मिलाकर के 100 क्वेश्चन हैं, हर क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स। करेक्ट अगर आप कर रहे हैं तो, और गलत होगा तो एक नेगेटिव मार्क आपका काट लिया जाएगा। अब टाई वगैरह के बारे में दिया हुआ है, आप इसको स्टडी कर सकते हैं। ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस आप इसको देख सकते हैं, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ तो नहीं है। यहाँ पे रिलैक्सेशन इन एज लिमिट, आपको पता ही है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स के हिसाब से जो रिज़र्व कैटेगरी हैं उनको रिलैक्सेशन दिया जाता है। SC ST को 5 साल का, इसके अलावा OBC को 3 साल का, PWD को 10 साल का, और PWD SC ST को 15 साल का। तो इस तरीके से है, ये आप चेक कर लीजिएगा अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से। नीचे स्क्रॉल करते हुए चले जाइए और यस, यहाँ पे आ जाते हैं हम टेक्नीशियन की पोजीशन में। अभी इससे पहले थे टेक्निकल असिस्टेंट की पोजीशन पे। तो टेक्नीशियन में अलग अलग एरियाज़ के लिए जो नोटिफिकेशन है वो आया हुआ है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ट्रैक्टर मैकेनिक, ट्रैक्टर ड्राइवर, मैकेनिकल मोटर व्हीकल। तो यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स है वो काफ़ी कम है। तो हमारे जो भी ऑडियंस हैं जिनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे फॉल करता है वो ज़रूर यहाँ पे भरें। अच्छे नंबर ऑफ़ पोजीशंस भी आई हुई हैं। तो जैसे मैंने बताया था कि अगर हम देखें यहाँ पे तो 41,237 टोटल इमोल्यूमेंट्स यहाँ पे बैठता है। पे लेवल 2 फॉलो हो रहा है। SSC 10th स्टैंडर्ड अगर आपने किया हुआ है, SSC और इक्विवेलेंट विद साइंस सब्जेक्ट विद मिनिमम 55% मार्क्स, आपके पास ITI का सर्टिफिकेट है या स्टेट ट्रेड सर्टिफिकेट है तो अप्लाई कर सकते हैं। SSC 10th स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट विद साइंस विद मिनिमम 55%, 2 साल का एक्सपीरियंस हो एज एन अप्रेंटिस ट्रेनी तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपके पास 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ऑटोनोमस बॉडी वगैरह 10th SSC के बाद, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अलग अलग पोजीशंस के हिसाब से दिया हुआ है। अब यहाँ पे 4 पोजीशंस हैं, उसमें रिजर्वेशन क्राइटेरिया यहाँ पे मेंशन्ड है और यहाँ पे दिया हुआ है उसका एलिजिबिलिटी से रिलेटेड क्राइटेरिया। ठीक है, जैसे मैंने बताया था वैसे ही दिया हुआ है यहाँ पे। फिर इसके बाद ये देखते हैं ये जो ट्रेड था ये लेबोरेटरी असिस्टेंट से रिलेटेड था, तो ये जो था वो ट्रैक्टर मैकेनिक वाला था। और इसके बाद ये था लेबोरेटरी असिस्टेंट का, केमिकल लैब असिस्टेंट, क्वालिटी एश्योरेंस का। यहाँ पे 4 पोस्ट थी, मैंने ऊपर बताया था यहाँ पे 1 पोस्ट थी जो ट्रैक्टर मैकेनिक वाली थी, और यहाँ पे 4 पोस्ट थी। कुल मिलाकर के यहाँ पे रिजर्वेशन क्राइटेरिया भी मेंशन्ड है। इसके अलावा अगर हम और नीचे स्क्रॉल करें तो गार्डनर, फ्लोरिकल्चर वगैरह के लिए भी आई हुई है, 4 पोस्ट हैं टोटल। उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे दी हुई है, चेकआउट कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लगभग सेम ही है, हर जगह सेम ही है, सेम पैसे हैं, क्योंकि भाई पोजीशन तो एक ही है। फिर कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट की पोजीशन आई हुई है, टोटल पोस्ट यहाँ पे 3 है। इसके अलावा यहाँ पे उसका रिजर्वेशन का क्राइटेरिया दिया हुआ है और यहाँ पे सैलरी दी हुई है और यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन दिया हुआ है। फिर नीचे यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन की पोजीशन है, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी लागू होगा। फिटर की पोजीशन है, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी होगा। प्लम्बर की है, यहाँ पर भी सेम चीज़। हाउस कीपिंग की है, यहाँ पर भी सेम चीज़। तो इस तरीके से ये जो टेक्नीशियन की पोजीशंस आई हुई हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया। चयन प्रक्रिया के बारे में बात करते हैं। सिलेक्शन किस तरीके से होगा, एग्ज़ाम होगा OMR बेस्ड। यहाँ पे जो स्टैंडर्ड ऑफ एग्जामिनेशन होगा वो थोड़ा सा लोअर लेवल का होगा, क्योंकि SSC प्लस ITI या 12th स्टैंडर्ड के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। टोटल मिलाकर के 150 क्वेश्चन होंगे और 2.5 घंटे का समय मिलेगा। 3 पेपर होंगे यहाँ पर भी। पहला पेपर मेंटल एबिलिटी 50 क्वेश्चन 100 नंबर के होंगे, 2 नंबर हर क्वेश्चन के लिए, कोई नेगेटिव मार्क नहीं होगा। यहाँ पे उसके जो सिलेबस है वो मेंशन्ड है। फिर आइए सेकंड पेपर पे जनरल अवेयरनेस इंग्लिश लैंग्वेज पूछा जाएगा, 25-25 क्वेश्चन, 75-75 नंबर दिए जाएंगे, हर क्वेश्चन के लिए 3 नंबर, 1 नेगेटिव मार्क माइनस कर दिया जाएगा अगर गलत हुआ तो। लास्ट जो पेपर नंबर 3 है वो कंसर्न सब्जेक्ट का है, 50 नंबर का, 150 नंबर का टोटल पेपर होगा ये पेपर नंबर 3। और उसके बाद 3 नंबर यहाँ पे हर क्वेश्चन के लिए सही होगा और 1 नंबर नेगेटिव मार्क के लिए काट लिया जाएगा। अब यहाँ पे दिया हुआ है टाई के केस में, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। और एज रिलैक्सेशन सब में एक ही जैसा लगता है तो उसको दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ क्योंकि 1-2 और पोजीशंस भी यहाँ पे हैं जिनके बारे में डिस्कस करना है। जैसे कि मैंने बताया था जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट फाइनेंस एंड अकाउंट स्टोर्स परचेज की पोजीशन आई हुई है। एक पोजीशन है यहाँ पे आप देख सकते हैं, और ये कैटेगरी जो है वो OBC कैटेगरी के लिए आई हुई है। और यहाँ पे जो टोटल पैसे मिल रहे हैं वो 41,237 है, सेम जैसे पीछे मिल रहा था उसी तरीके का
पे लेवल 2 फॉलो हो रहा है, ध्यान दीजिएगा इसको। और अनिवार्य जो क्वालिफिकेशंस हैं वो दिया हुआ है 10+2 यानी कि 12th, इसके अलावा और इट्स इक्विवेलेंट एंड प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड एंड इन यूजिंग कंप्यूटर एज पर द प्रिस्क्राइब नॉर्म्स फिक्स बाय DOPT फ्रॉम टाइम टू टाइम। यानी कि भाई यहाँ पे प्रोफिशिएंसी, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी की टेस्टिंग होगी आपकी 12th के बाद कि कंप्यूटर आप चलाना जानते हैं कि नहीं चलाना जानते, उसकी स्पीड वगैरह की टेस्टिंग होगी। इसके बाद आते हैं स्टोर्स एंड परचेज़ की जो जॉब आई है, 2 पोजीशंस आई हुई हैं, एक अनरिजर्व कैटेगरी और एक SC कैटेगरी के लिए। डिटेल्स यहाँ पे दी हुई है और यहाँ पे 41,237 सेम पे बैंड फॉलो हो रहा है। यहाँ पर भी सेम एसेंशियल क्वालिफिकेशन है 12th पास, 10 यानी कि 12th पास, और उसके बाद कंप्यूटर स्पीड वगैरह का चेकिंग होगी। ठीक है, तो ये हो गया। इसके अलावा यहाँ पे किस तरीके से सिलेक्शन होगा ये भी देख लीजिए। मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो OMR बेस्ड है, जैसे पहले मैंने बताया था। क्लास 12th के लेवल का पेपर होगा और पेपर जो है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेजेस में पूछा जाएगा। जो इंग्लिश का सेक्शन है उसको छोड़ करके ऑफकोर्स 200 क्वेश्चन टोटल आएंगे, 2 घंटे 30 मिनट का समय दिया जाएगा। पहला पेपर मेंटल एबिलिटी का होगा, 100 क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन 2 नंबर का, तो टोटल मार्क्स हो गए 200 और यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा पहला वाला पार्ट में। तो ये दिया हुआ है मेंटल एबिलिटी का सिलेबस। इसके अलावा आ जाइए सेकंड पेपर में, 1 घंटे का समय यहाँ पे अलॉटेड होगा। जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज पूछा जाएगा, 50-50 क्वेश्चन होंगे, 150 मार्क्स, यानी कि हर क्वेश्चन पे 300 नंबर 3 मार्क्स आपको हर क्वेश्चन पे सही करने पे दिया जाएगा और गलत हो जाएगा तो एक नेगेटिव मार्क माइनस कर दिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर मेंशन्ड है कि किस तरीके से आपकी कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड चेक होगी। तो इंग्लिश टाइपिंग एट द रेट ऑफ 35 वर्ड्स पर मिनट एंड हिंदी टाइपिंग 30 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए और बाकी डिटेल्स यहाँ पे दी हुई हैं, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर भी ये टाई वगैरह को किस तरीके से क्लियर किया जाएगा वो मेंशन्ड है और एज रिलैक्सेशन के बारे में डिटेल्स दी हुई हैं। ओके, यहाँ पे दिया हुआ है कि फ़ी बेनिफिट्स अंडर काउंसिल सर्विस एंड जनरल कंडीशंस। तो एप्लीकेशन फ़ीस कितनी है? बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन फ़ीस है नहीं यहाँ पे। अगर आप देखें तो 500 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है एज़ कम्पेयर टू जो बाकी जगहों की जो पोजीशन निकल रही है वहाँ पे बहुत कॉस्टली, कई जगह पे तो बहुत कॉस्टली फ़ीस ली जा रही है, बट यहाँ पे फ़िलहाल 500 रुपये है और ये अनरिजर्व कैटेगरी, OBC और EWS कैटेगरी के स्टूडेंट से लागू होगा। फीमेल कैंडिडेट्स, SC ST, फिजिकली डिसेबल्ड, एक्स सर्विसमैन पे ये लागू नहीं होगा, नॉट एप्लीकेबल, कोई फ़ीस नहीं देनी है आपको। बेनिफिट्स वगैरह यहाँ पे दिए हुए हैं। CSIR के अंडर काम करने में बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं और मतलब आप इसको चेकआउट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। हम बताना शुरू करेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। आप इसको नीचे स्क्रॉल करते हुए चले जाइए तो ये डिटेल्स, जनरल जो जॉब्स रिलेटेड डिटेल्स होती हैं वो सारी की सारी यहाँ पे दी हुई हैं। बहरहाल अगर हम नीचे यहाँ पे जाएँ तो यहाँ पे ये फॉर्म किस तरीके से भरना है अभी मैं दिखा भी दूंगा। मैंने आपको दिखाया भी था कहाँ से फॉर्म भरना है, वो फॉर्म भरने का पूरा तरीका यहाँ पे हाउ टू अप्लाई में दिया हुआ है। कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट अलग तरीका नहीं है, जनरली जैसे फॉर्म्स आते हैं उसी तरीके का है। क्या क्या चीज़ें देनी है वो यहाँ पे मेंशन्ड है पूरा, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। तो ये हो गया और यहाँ पे देखिए एनेक्चर्स के में दिया हुआ है कि कौन कौन से आपको फॉर्म्स जमा करने हैं अगर आप किसी एक पर्टिकुलर कैटेगरी में फॉल करते हैं। जैसे एनेक्चर 1 की बात करें तो SC या ST के लिए है, एनेक्चर 2 की बात करें तो OBC के लिए है, एनेक्चर 3 की बात करें तो OBC NCL फॉर्म ऑफ डिक्लेरेशन है, इनकम एसेट के लिए एनेक्चर 4 है, EWS के लिए एनेक्चर 5 जो है वो फॉर्म 5 सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी, फॉर्म 6 सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी, फॉर्म 7 सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी, ये सारे के सारे एनेक्चर्स हैं। जिस भी एनेक्चर में आप लाई करते हैं वो एनेक्चर आप यूज़ करके उसको फिल करें। ठीक है, ये यहाँ पे नीचे फॉर्म सारे के सारे दिए हुए हैं, आप अपने हिसाब से इसको ज़रूरत के हिसाब से आप इसको फिल करके फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।